अनिल जी, आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा कि अगर कोई आईटी सेक्टर में बना हुआ है अभी भी, तो हमें निकल जाना है कि बने रहना है, इसको कैसे पहचाने? देखिए, मेरी सलाह अभी फ़िलहाल थोड़ी-सी हो सकता है बाकी लोगों से अलग हो। मैं अभी आईटी सेक्टर को अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ और जिन्होंने पहले ले रखा है, अगर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, तो आप उससे एक बार के लिए निकल जाएँ। देखिए, उसका कारण लक्ष्मण जी, बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा, एक बड़ा सरल भाषा में बताऊँगा कि हमारे यहाँ ये जो एआई का जो भी चेंजेज़ हो रहा है ना, इसने सबसे बड़ी चोट डाली है, जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी है, उनके बिज़नेस मॉडल पे। जो हमारी स्पेशली इंडिया के जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो बिलिंग होती है ना, मैन पावर, मैन आवर्स में बिलिंग करते हैं वो। यानी कि वो जनरली चार्ज करते हैं, एग्जांपल के लिए बता दूं, वो $100 पर आवर के रेट से चार्ज करते हैं और फिर कहते हैं साहब देखिए इतने घंटे इस काम में लगे तो इसका इतना बिल हुआ, और यही उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल है इस समय। अब वही काम एक एआई टूल 5 मिनट में कर देता है, तो उसके लिए कोई उतना बड़ा जो यूज़र कंपनी होगी, उतना ज़्यादा पेमेंट अब आगे करेगी नहीं। और दूसरी चीज़, वो एक बहुत कम सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वो एआई टूल से सेम बेनिफिट और इफिशिएंट बेनिफिट उठा लेगी। तो जो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी री रेटिंग होने वाली, जो हम बात कर रहे हैं ना कि आईटी कंपनीज अभी सस्ते में है या वैल्यूएशन, देखिए वैल्यूएशन तो अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से होता है। अगर फ्यूचर की अर्निंग गिरती हुई दिखाई देगी इनकी, तो वो तो रीवैल्यू होकर के ऑलरेडी ऐसी बहुत महंगी हो जाएंगी आज के रेट पे। तो फ्यूचर इनकम इनकी बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से डेंट होती दिखाई दे रही है। जो ट्रेडिशनल जो आउटसोर्सिंग कंपनीज, और चूंकि हमारा इंडिया की मोस्टली कंपनी सारी की सारी आउटसोर्सिंग बिजनेस के मॉडल पे ही चल रही हैं। अभी जैसे कि बात कही अभिषेक जी ने कि आईटी में वही कंपनी आगे सर्वाइव करेंगी जो इनोवेशन को एज अ प्रोडक्ट लेके चलेंगी। तो जहां जहां इनोवेशन एज अ प्रोडक्ट है, वो कंपनियां आगे सक्सेसफुल रहेंगी और सही रहेंगी। लेकिन जहां सर्विस सेक्टर का मॉडल है, सर्विस ओरिएंटेड मॉडल है, उनके रेवेन्यू स्ट्रीम पे हमेशा एक तगड़ा झटका लगेगा और इससे उभरने में समय लगेगा। तो जहां तक मैं अभी कर रहा हूं कि अपने क्लाइंट्स को मैं इस पूरे सेक्टर से अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूं। आपने कहा कि अवॉइड करिए, आपने ये भी कहा कि थोड़े बहुत नुकसान हो तो निकल जाइए। निकल जाइए। तो थोड़े बहुत नुकसान की परिभाषा क्या है? कोई किसी का, कई सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई से 30%, 40% तक जा चुकी हैं, गिर चुकी हैं। अब वो लोग जो फंस चुके हैं उस टाइम लेकर के, तो वो बने रहे कि अब निकल जाए? चूंकि मान लीजिए 40% गिर गया, तो लोगों का इतना गिर गया, इससे तो ज्यादा थोड़ा गिरने वाला है। देखिए, ये बाजार में मैं पर्सनली इससे विश्वास करना पसंद नहीं करता हूं कि अगर इतना गिर गया तो इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। ठीक है, ये बात हो सकती है कि लगे कि भाई एकदम आईटी कंपनियां ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो मैं जितना डेटा को एनालाइज कर पा रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि इनकी फ्यूचर अर्निंग पर एक तगड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जैसे बात हो रही थी कि अभी ऐसे और भी टूल निकलेंगे जो और इफिशियंट होते चले जाएंगे। तो जो जिस चीज़ को ये लोग दिन भर में करते हैं या एक महीने में करते हैं, हो सकता है वो कुछ मिनटों में हो जाए और उसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस बहुत कम होंगे। तो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है कि इनमें इनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, इनकी जो अर्निंग मॉडल है, उस पर बहुत तगड़ा एक झटका लगने वाला है। इनकी कैपेसिटी गिरने वाली है और सडनली रातों रात ही अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी सलाह यह है कि टोटल पोर्टफोलियो में अगर आप देखिए, अगर आपके आईटी की वजह से, क्योंकि बाकी पोर्टफोलियो में हो सकता है आपको वो बैलेंस कर रहा हो, तो अगर सारा पोर्टफोलियो आपका बहुत डाउन नहीं है, तो एक बार के लिए आईटी से निकल जाएं और उसको कहीं सही दूसरी जगह पे लगाएं। दूसरी जगह क्या, उस पर मैं चर्चा करूंगा आगे चल करके। पंकज जैन साहब, मेरा सवाल आपसे है कि हमारे पोर्टफोलियो में अगर आईटी कंपनियां हैं, अगर हम 30%, 40% नुकसान पर हैं, तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर उस कंपनी का हो, तो कैसे पहचाने कि उस कंपनी का फ्यूचर है? जो इनोवेटिव है, जो छोटी कंपनियां, मझोली कंपनियां हैं, या फिर ट्रेडिशनल कंपनियां हैं, किस पर बने रहे और किससे निकल के चले आए? लक्ष्मण जी देखो, इसका मैं 2-3 भाग में जवाब दूंगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बट आई थिंक जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो हमारे को बहुत सारी चीजें करने नहीं देता, हमारे को चर्निंग करने नहीं देता। एक फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई ट्रेड या जब भी कोई इन्वेस्टमेंट ऑफ होप बन जाए, ट्रेड ऑफ होप बन जाए, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जब आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ आप होप पे बैठ जाते हैं, तो आई थिंक एक काफी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगेन टू से कि पूरे आईटी सेक्टर को हम एक सेम ब्रश से पेंट कर दें कि आईटी सेक्टर इज ओवर एंड आउट एंड लेट्स नाउ स्विच ओवर टू सम अदर सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल्स और हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक वो भी ठीक नहीं होगा। इस टाइम पूरी इंडस्ट्री को एक ब्रश से पेश किया जा रहा है। मेरा ये मानना है, हम वी व्हाट वी हैव बीन गाइडिंग आवर क्लाइंट्स आल्सो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, छोटी मझौली कंपनियां रादर आईटी में,
who are doing excellent work, but इस टाइम क्योंकि समय की मार है उन पे, सेक्टर की मार है, मे बी दे बीन falling like pins with others, but मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा. There are some specific companies who are doing excellent work in say in automation of automobiles, auto ancillary में, manufacturing में, health care में. There are some specific companies, many specific companies who are, उस तरह की कंपनी मेरे को लगता है कि एआई मॉडल से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी. रादर दे विल इवॉल्व देमसेल्व्स एंड दे विल स्टार्टिंग यूजिंग एआई एंड दे कुड रादर बेनिफिट. और जब भी थोड़ा सा टाइड या थोड़ा सा नॉइज टर्न अराउंड होएगा, दीज कंपनीज कुड डू एक्सीडिंगली वेल. देर आर सम बिगर कंपनीज आई थिंक जिनमें जो एक ह्यूमन मैन पावर एलिमेंट है, जो बुलिंग ह्यूमन उस मैन पावर की वजह से हो रही है, जहां पर इनोवेशन कम है, आई थिंक दे वुड स्ट्रगल विद द ग्रोथ. सो टू से कि पूरे सेक्टर में ये इस तरह का दबाव बना रहेगा, आई थिंक सही नहीं होगा. सो देर कुड बी सम स्विचिंग विद इन सेक्टर, देर कुड बी सम स्विचिंग फ्रॉम द सेक्टर टू सम अदर सेक्टर. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 5-10-20% नीचे इस टाइम है भी आपकी कॉस्ट से, आप सब चीज को टॉप से मत कंपेयर करिए. नॉट एवरीबडी हैज एंटर्ड इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस एट द टॉप. सम हैव लॉस्ट देयर प्रॉफिट्स बट टॉप पे नहीं एंटर किए. और उस लेवल से अगर 5-10% नीचे भी है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी या एक हेल्थ केयर कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या डिफेंस कंपनी कैन गिव मी मच बेटर रिटर्न्स इन नेक्स्ट 6 to 12 months बजाय मी सिटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो आई कैन स्विच दैट मनी. अगर मेरे पर्टिकुलर 100 रुपए हैंगे, चाहे वो पुराने या नए 100 रुपए हैं, आई हैव टू मेक दैट 100 रुपी रेलिवेंट. आई जस्ट डोंट हैव टू सिट ऑन अ लॉन्गर टर्म होप कि अगले 1.5-2-2.5 साल में कहीं ना कहीं दिस विल रिवाइव. सो उसके बीच में बहुत सारा पैसा हो सकता है बन के बाहर भी हो जाए. सो लॉट ऑफ चर्निंग इज हैपनिंग. मैं नहीं कह रहा कि आईटी सेक्टर आउट हो गया, बट वन हैज टू बी कॉशियस विद आईटी सेक्टर. वन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द कंपनीज. अपना होमवर्क करना पड़ेगा. अगर वो होमवर्क खुद नहीं कर सकते, आई थिंक देर आर टूल्स, देर आर पीपल, देर आर रेलिवेंट फंड्स विच कैन डू दैट होमवर्क. सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है कि आईटी में चर्निंग रहेगी. और जैसा मैंने कहा कि नया पैसा अगर मुझे डालना हो, इफ आई हैव टू पुट न्यू 100 रुपीज, I would be cautious with IT sector. There are many other sectors who are evolving, जो कि AI को यूज करके, IT सेक्टर को यूज करके मेरे को लगता है कि बहुत आगे दौड़ रहे हैं और आगे अच्छा दौड़ सकते हैं. Rather, I would put that money into those kind of sector, those companies, at least for next few quarters. क्योंकि अगले 2-3-4 क्वार्टर मेरे को लगता है ये नॉइज बना रहेगा. कंपनीज विद कम सम काइंड ऑफ क्लेम्स. कंपनी कहेंगे हम इफेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या हम देख रहे हैं 2-3. सो आई थिंक इट्स प्रीटी हेजी फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स. और जब तक थिंग्स हेजी है, I think it's better to stay cautious rather than be aggressive with the sector. हालांकि आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो लोग आईटी को यूज करके, एआई को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं उस पर पैसा लगाइए, लेकिन एआई वाले, आईटी वाले पे पैसा मत लगाइए. तो जो सहारा बना उसको छोड़ दिए, सहारे के आधार पे चल रहा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. अच्छी बात है. ये पे सुदीप सर, अंतिम सवाल आईटी पे पूछूं, फिर मैं दूसरे मुद्दे पे जाऊंगा. म्यूचुअल फंड का क्या किया जाए? मैं देख रहा था डेटा जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड लगा रखा है. उनका सेंटीमेंट क्या है? पैसा लगाएंगे अब कि अब रुक जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आखिरी के दिनों में सेशन में गिरावट आई, तो ऐसा लग रहा था कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने फिर से खरीदना शुरू कर दिया. देखिए, मुझे तो लगता है जी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एआई का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और उस पर 1 मिनट बाद आएंगे. जो म्यूचुअल फंड्स आईटी डेडिकेटेड, टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड फंड्स है, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे फंड्स को, जो कि बहुत एक पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज. सो उनके लिए तो आई थिंक दे आर डूइंग वेल एंड दे विल कंटिन्यू टू डू वेल. बट इंडिया टेक्नोलॉजी फोकस फंड्स, उनके लिए थोड़ा दिक्कत की टाइम है. तो आई थिंक दे विल हैव टू रीएडजस्ट देयर पोर्टफोलियो क्विकली एंड ट्राई टू फाइंड आउट द विनर इन ये जो नया स्थिति है, इसमें विनर फाइंड आउट करने का कोशिश करना पड़ेगा. ब्लाइंडली टॉप डाउन अप्रोच मेरे ख्याल से अभी काम नहीं करेगा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, इंडियन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में. साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे पहले भी बात हो रहा था, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो क्षेत्र काम करते हैं, म्यूचुअल फंड इन क्षेत्रों में भी है. तो मुझे लगता है कि फंड ऑफ फंड्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड आई एम श्योर दे विल रीप रिवॉर्ड्स. एज एन इन्वेस्टर, आई थिंक आई विल रिकमेंड कंटिन्यूइंग डिप्लॉइंग इन म्यूचुअल फंड्स. आपको सही सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो इस्तेमाल करके आपको निवेश करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वो एक सही जरिया है निवेश करने का. एक क्षेत्र का मैं जिक्र करूंगा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा एआई में,
वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए हैं। इक्विटी रिसर्च बोलिए, म्यूचुअल फंड बोलिए, इंश्योरेंस बोलिए, लेंडिंग बोलिए, हर जगह पे आई थिंक रेवोल्यूशनरी बेनिफिट कंपनीज को मिलेगा एआई टूल के जरिए। और आईटी कंपनीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका काम करने का तरीका बदल जाएगा, उनका प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाएगा, जो कि इवन यूजिंग टेक्नोलॉजी आज नहीं हो पा रहा। बिल्कुल इसी पे आना ही चाह रहा था। एक आखिरी सवाल गौरांग शाह साहब लेता हूं, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। गौरांग शाह साहब, आईटी कंपनियों की सेहत को नापने वाले थर्मामीटर को बदलना पड़ेगा, कह सकते हैं? बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, सिर्फ थर्मामीटर ही नहीं, बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। और ये धीरे, जैसे मैंने कहा, मशीन ही बदलनी होगी। हाँ, तो ये मतलब मैंने मेरी टिप्पणी में कहा कि देखिए, ये आविष्कार, परिवर्तन, निरंतर बदलाव ये होता रहेगा, और इसके लिए सिर्फ एक थर्मामीटर बदलने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें बदलने की पहले तो आपकी सोच और विचारधारा बदलनी पड़ेगी लक्ष्मण जी, क्योंकि ये परिस्थितियां ऐसी है। तो देखिए, और आप जो प्रश्न पूछ रहे थे ना, मेरे ख्याल से जैन साहब से, तो देखिए, पहले आप जब 30-40% करेक्शन की बात करें लक्ष्मण जी, आपको पहले क्लाइंट को बिठा के समझाना चाहिए कि भाई ये परिस्थिति है, ये क्षेत्र में जहां पर आपने निवेश किया आईटी में, और ये समय लगेगा, यहाँ पर भी अनिश्चितता का वातावरण है, इसके सामने विकल्प क्या है दूसरे, आप इतना नुकसान भुगत लीजिए और अपना पैसा जो आएगा उसको यहाँ से उठा करके इस क्षेत्र में डालिए, इस क्षेत्र में ये चीज है। तो वो क्लाइंट को समझाने की जरूरत है लक्ष्मण जी। अगर क्लाइंट के पास, जैसे मैंने कहा, हर एक क्लाइंट अलग अलग रिस्क प्रोफाइलिंग होते हैं, क्रेडिट रिस्क होता है वगैरह वगैरह, उम्र होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये पहले ये जरूरी है कि आप ये सब चीजें एक्सप्लेन करें क्लाइंट को, और फिर क्लाइंट का क्या निर्णय है उसके अनुसार आप कामकाज कीजिए। लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर एक नहीं, बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। और चूंकि हमने थर्मामीटर और बीपी मशीन की बात की, तो बताऊं तो कि मैं कहीं पे बैठा था कल, तो वहाँ पता चला कि हेल्थ सेक्टर में इतना तेजी से एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि आम लोगों के लिए बड़ा फायदा की चीज़ है, लेकिन पूरे हेल्थ सेक्टर में बहुत तेजी से एआई इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग सीटी स्कैन और एक्सरे जैसे मशीनों का इस्तेमाल करते, तो सारी चीज़ें एआई से निकल कर आ रही है। बड़ा आश्चर्य की बात है। तो हेल्थ सेक्टर में